आज का टॉपिक है इंडियन जुडिशरी सिस्टम। तो इस टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं जिसमें 5-6 सब टॉपिक्स हैं इसके। वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो इस लेक्चर में मैंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कवर किया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रॉम अ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। और इसकी एक टॉपिक जो सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो करेंटली न्यूज़ में भी था, क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सजेस्ट किया है रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो दैट्स वाई ये पूरा लेक्चर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि जुडिशरी सिस्टम क्या है और ये कैसे डिफरेंट है अदर जुडिशरी सिस्टम से। तो जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो सिंगल और यूनिफाइड है, और ये इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट होता है, और देन हाई कोर्ट्स एट द लेवल ऑफ स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होते हैं, एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स होते हैं। तो ये एक हायरार्की फॉलो करता है, और ये सिंगल और यूनिफाइड इसलिए है क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाते हैं और हम वहाँ वो केस हार जाते हैं तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में वो केस हार जाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है, एक सिंगल और यूनिफाइड स्ट्रक्चर है, जबकि अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे दे फॉलो द डुअल सिस्टम्स ऑफ जुडिशरी सिस्टम। उनके 2 कोर्ट होते हैं, एक सेंटर जो कि एक सेंटर लेवल पे होता है, और एक स्टेट लेवल पे होता है। जो कि सेंटर लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं वो सेंट्रल लॉज इन्फोर्स करते हैं, और जो स्टेट लेवल पे होते हैं वो स्टेट लॉज इन्फोर्स करते हैं। तो वहाँ पे डुअल सिस्टम्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम दे फॉलो। और ये लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि इन्फोर्स करता है दोनों पे, सेंट्रल लॉज पे भी और स्टेट लॉज पे भी। नाउ द सुप्रीम कोर्ट को हम हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट भी कहते हैं और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं, क्योंकि ये इसके डिसीजंस बिल्कुल फाइनल होते हैं, और हम जब अपील करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। इस कारण हम इसको फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 124 से 147, जो कि पार्ट 5 का पार्ट है, उसमें सारे डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी इंडिपेंडेंस, इसकी जुरिडिक्शन, इसके पावर्स, प्रोसीजर्स सारे मेंशन्ड है आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ देते हैं आर्टिकल्स पे। और पार्लियामेंट ऑथराइज्ड होती है टू रेगुलेट इट, वो लॉज बना सकती है इसके रेगुलेशन के लिए, कि लाइक अगर नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करना है तो पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स और कैन मेक लॉ ऑन इट। ठीक है, अब देखते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इसमें कितने जजेस होते हैं एंड ऑल। सो बेसिकली इसमें अभी जो प्रेजेंटली नंबर ऑफ जजेस है वो 31 है, एक चीफ जस्टिस होता है और 30 अदर जजेस होते हैं। और ये 2009 फरवरी 2009 में सेंटर ने ऐसा किया था, जो सुप्रीम कोर्ट की नंबर ऑफ जजेस 26 से बढ़ाकर 31 कर दिया था बाय पासिंग अ लॉ कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2008। सो टिल 2009 इसकी जजेस की नंबर्स 26 थे, और उसे 2009 में बढ़ा के 31 कर दिया। और ओरिजिनली इनिशियली इसके जो नंबर ऑफ जजेस थे वो फिक्स्ड थे 8, एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस। देन पार्लियामेंट ने बाय 1956 इसके जो नंबर्स है उसको बढ़ाकर 10 किया, एंड देन 1960 में 13 किया, एंड देन 1977 में 17, एंड देन 25 में 1986। सो इसके पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इसकी नंबर ऑफ जजेस बढ़ाती रहती है।
अब हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे होता है। सो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एंड हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस होती हैं उनसे आफ्टर कंसल्टिंग देम दे कैन अपॉइंट, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द चीफ जस्टिस। एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अदर जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट से आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। जो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस है ये मैंडेटरी है, ये ऑब्लिगेटरी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन CJI। सो प्रेसिडेंट सिर्फ डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर सकता है, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस और अदर जजेस से, ये ऑब्लिगेशन। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहला है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि वो हाई कोर्ट जज होने चाहिए फॉर 5 years, बट इन सक्सेशन नॉट इन ब्रेक की 2 साल हो गए एंड देन ब्रेक लिया फिर 3 साल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सक्सेशन फॉर 5 years दे शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। Third point is they can be an advocate of high court for 10 years। या तो एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के फॉर 10 years, या तो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, वेरी नोन और बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स हो अगर किसी जूरिस्ट का, तो दे कैन बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the Supreme Court। Constitution में ऐसा कुछ mention नहीं है कि minimum age क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज का। देखते हैं oath and affirmation। A person appointed as a judge of the Supreme Court before entering upon his office and has to make and subscribe to an oath or affirmation before the president or some other person appointed by him for this purpose। Any person जो कि सुप्रीम कोर्ट जज बनता है तो अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले उनको ओथ और एफर्मेशन लेना होता है बिफोर द प्रेसिडेंट के सामने वो लेते हैं, और अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो कोई और भी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर दिस पर्पस। टेन्योर ऑफ जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में टेन्योर फिक्स्ड नहीं है, कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि जजेस की टेन्योर कितनी होनी चाहिए, बट 3 प्रोविजंस हैं जिससे डिसाइड किया जाता है टेन्योर। फर्स्ट इज कि ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years। वो तब तक ऑफिस अटेंड कर सकते हैं जब तक उनकी एज 65 years है। और नेक्स्ट पॉइंट इज ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। और द थर्ड पॉइंट इज he can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament। अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट जजेस तो वो एक प्रोसेस से रिमूव किए जा सकते हैं। Now the removal of judges। Removal of judges is very important for exam। As I said earlier, मैंने पहले बताया था कि इससे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो हाँ प्रीलिम्स UPSC 2019 में एक क्वेश्चन आ रखा हुआ है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज से। सो अब देखते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, होता कैसे है। सो वो अपने ऑफिस से रिमूव किए जा सकते हैं बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से दे कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, बट ये ऑर्डर तभी इशू हो सकता है, द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। ये प्रेसिडेंट तभी ऑर्डर रिमूवल ऑर्डर इशू कर सकता है आफ्टर एड्रेस बाय द पार्लियामेंट, और ये एड्रेस सपोर्टेड होना चाहिए बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो एड्रेस है उसको स्पेशल मेजॉरिटी से सपोर्ट मिलना चाहिए। अब देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी होता क्या है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कि जो हाउस का टोटल मेंबरशिप है उनका मेजॉरिटी प्लस a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। जितने members वहाँ पे present है और vote कर रहे हैं उसकी numbers 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए, तो इनको स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं।
तो ये जो एड्रेस है वो सपोर्टेड होना चाहिए बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। और द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल है, 2 ग्राउंड है जहाँ पे दे कैन रिमूव देम, दैट्स आर बेस्ड ऑन द proved misbehavior or incapacity. So now the Judges Enquiry Act 1968 regulates the procedure relating to the removal of a judge of the Supreme Court by the process of impeachment. जो ये एक्ट है इसमें पूरा प्रोसेस मेंशन्ड है अबाउट द रिमूवल ऑफ जज और द प्रोसेस, जो इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस है वो इस एक्ट में मेंशन्ड है। सो टिल नाउ अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट इम्पीच्ड नहीं हुआ है। लास्ट टाइम दीपक मिश्रा का इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था पर वो पार्लियामेंट में डिफीट हो गया था। द सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन होती है वो पार्लियामेंट कैन डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। पार्लियामेंट कर सकता है from time to time, they can make changes or they can decide, but they cannot be varied to their disadvantage after the appointment except during a financial emergency. अगर कोई अपॉइंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट तो उसके बाद उसकी सैलरीज अलाउंसेस ये घटा बढ़ा नहीं सकते। सो एक बार ये हो जाता है फिक्स्ड तो फिक्स हो जाता है, उनके अपॉइंटमेंट के बाद दे कांट चेंज। नाउ द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये करेंटली न्यूज़ में भी था सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बहुत सारे उसमें रिकमेंडेशन भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट्स और भी जगह पे और भी प्लेसेस पे किया जाए ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का बर्डन है वो कम हो और टाइम कम लगे। सो जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने सजेस्ट किया था रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट दिल्ली, सॉरी नॉट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इन 3 प्लेसेस पे दे आर डिसाइडिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट, रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 130 में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि जहाँ पे ये मेंशन्ड है कि दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट जो आर्टिकल 130 में ये मेंशन्ड है कि सुप्रीम कोर्ट शैल sit in Delhi or in such other places as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time appoint. इट मीन्स डैट कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डिसाइड कर सकते हैं अदर प्लेसेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये डिसाइड कर सकते हैं बट उनको प्रायर पहले अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द प्रेसिडेंट। और ये प्रोविज़न कम्प्लीटली ऑप्शनल है, कोई कंपल्सरी नहीं है। So it means that no court can give any direction either to the President or Chief Justice of India to appoint any other place as the seat of the Supreme Court. So that's it. That's all for this part. उसके 2-3 टॉपिक्स रह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुरिडिक्शन और पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 3 जो सेक्शंस हैं वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, सो डैट कि ये वीडियो बहुत लंबा ना बने। सो नेक्स्ट इसकी जो रेस्ट पार्ट है उसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।